हेलो एवरीवन, दिस इज एकांश और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। So let's get started. सो नेचर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये एबिलिटी दी है कि वो अपने ही जैसे ब्लूप्रिंट्स या फिर कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है जिससे कि सर्वाइवल हो सके और पॉपुलेशन में इंक्रीज हो सके। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उस केस में पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा जब स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इट अलाउज कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जनरेशन को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। सेकेंड है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन बाय ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, यानी कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है तो उस केस में कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसमें रिप्रोडक्शन हुआ और बार बार चेंजेस आते गए, हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आया जिससे ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स। सो पहला फीचर है अ बेसिक लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, यानी कि जो बेसिक काम होता है रिप्रोडक्शन का वो डीएनए को कॉपी करना होता है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी जो बॉडी डिजाइन होगी वो कैसी होगी या फिर प्रोटीन कैसा बनना चाहिए एक्सेट्रा। सो जब भी डीएनए की कॉपी हो रही होती है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं। डीएनए की कॉपी होने की वजह से जो जनरेशन होता है वो सिमिलर तो होता है बट एक जैसा नहीं होता, बिकॉज डीएनए कॉपी की टाइम पर वेरिएशंस आ जाते हैं, यानी कि चेंजेस आ जाते हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से या इन्हीं वेरिएशन की वजह से जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर होते हैं ये इवोल्यूशन कॉज करते हैं। सो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सो वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि वेरिएशन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा एनवायरनमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर, क्लाइमेट और वाटर लेवल में चेंज आ रहा है। सो अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन नहीं होगा तो उस केस में वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पर दो इंडिविजुअल मिलकर एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एक फीमेल और मेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन a new individual is identical to its parent, यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल पेरेंट जैसा ही होता है। बट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन a new individual is genetically similar but not identical to its parent, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स तो सेम होते हैं बट ऑफस्प्रिंग्स या फिर इंडिविजुअल्स कंप्लीटली अपने पेरेंट जैसे नहीं होते। सो अब हम देखने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स के होने वाले हैं, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो सबसे पहला है फिजन। Fission is an asexual reproduction by which a unicellular organism divides and form 2 or more new individuals, यानी कि इस प्रोसेस में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर 2 या 2 से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है। अब ये फिशन भी 2 टाइप का हो सकता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में एक इंडिविजुअल 2 नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस में पहले एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
यानी कि ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, जबकि जो ओरिजिनल वाला होगा इसे हम पेरेंट सेल कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल फिशन। सो मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म एक ही साथ एक ही बार में कई सारे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का एक मेन पैरासाइट है, ये हमारे ब्लड सेल के अंदर काफी सारे अमाउंट में डिवाइड हो जाते हैं और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। इस मेथड में एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है जो कि बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा या फिर यीस्ट। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन एक एबिलिटी होती है फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स की टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। यानी कि अगर इनके कई पार्ट्स में कट हो जाते हैं तो उस केस में इनका हर एक पार्ट एक इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया या फिर स्टारफिश, जो कि ब्रेक होने के बाद नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप into smaller pieces on maturation and each fragment develops into new individual. So इस वाले केस में जब एक multicellular organism completely mature हो जाता है, completely grow हो चुका होता है, तो वो दो parts में अपने आप divide हो जाता है। Then ये parts एक new individual में convert हो जाते हैं। इसी process को fragmentation कहा जाता है। इसका example है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। सो इस वाले प्रोसेस में बहुत ही छोटे टाइनी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स जब मॉइस्ट या फिर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इस केस में ये एक न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। इसका एग्जांपल है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, या फिर पेनिसिलियम। सो यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इससे बाहर निकलने पर एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि इसमें हम किसी भी प्लांट को वापस से ग्रो कर सकते हैं उसकी रूट की हेल्प से, उसके स्टेम की हेल्प से या फिर उसकी लीव्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो या फिर डहेलिया की रूट से एक नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। स्टेम्स का एग्जाम्पल है जिंजर, पोटैटो या फिर अनियन। थर्ड है बाय लीव्स। ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है जिसकी लीव से ही न्यू प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी हैं, कटिंग, लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग। रोज या फिर ग्रेप्स में हम कटिंग कर सकते हैं। लेमन, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन ऐसे प्लांट्स में लेयरिंग की जाती है, जबकि मैंगो, एप्पल और पीस के प्लांट में ग्राफ्टिंग की जाती है। अब देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज है। तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि प्लांट्स टेक लेस टाइम टू ग्रो, यानी कि प्लांट्स कम टाइम में ग्रो हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मिन, बनाना एक्सेट्रा। यानी कि ये ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है जिनकी कोई सीड्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बनाना, जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं होती, या फिर रोज या फिर जैस्मिन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, सो देयर इज लेस अडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है कि अगर पेरेंट प्लांट्स में कोई डिसीज रही होगी तो वो उनके स्मॉल प्लांट्स में या फिर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। एक और लास्ट वे है जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर में बेसिकली जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनकी टिप से कुछ टिश्यूज या फिर सेल्स को रिमूव कर लिया जाता है। देन इन टिश्यूज को आर्टिफिशियली डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल्स, जिससे ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं कैलस। देन इन्हें एक अदर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर द ग्रोथ। अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स। यानी कि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फिश, डॉग्स या फिर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले एक प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये है एक फ्लावर जिसमें ये होता है स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इसी तरीके से यहाँ पर स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल प्रेजेंट होता है। ये तीनों ही पिस्टल के पार्ट होते हैं। इसी के साथ ये पेटल्स होते हैं जबकि ये सेपल्स होते हैं। सो फ्लावर्स में स्टैमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल जर्म सेल्स यानी कि मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है इन द ओवरी, जिनमें फीमेल जर्म सेल्स यानी कि फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो फ्लावर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टैमेन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें या फिर केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस, मस्टर्ड, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल होता है पपाया या फिर वाटरमेलन। अब देखते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसफर विंड की हेल्प से हो सकता है, वाटर की हेल्प से हो सकता है, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स की हेल्प से भी हो सकता है। सो अब पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सो अगर ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में एक ही फ्लावर में हो रहा है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है। अब पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर ओवरी में फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं तो ये पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्टाइल से होते हुए ओवरी तक एंटर करती है और फाइनली ओव्यूल तक पहुँचती है। अब इसके थ्रू मेल गैमेट्स ओव्यूल तक पहुँचते हैं और फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। देन फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट कई बार डिवाइड होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। देन ये एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होता है एंड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम इसमें एक और प्रोसेस देखने वाले हैं जिसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसमें जब एक सीड से स्मॉल सीडलिंग निकलना प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि एक स्मॉल प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन पर होता है, यानी कि इसके लिए इसको वाटर, सनलाइट की नीड होती है। सो अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ये एक टाइम के बाद ही फंक्शन कर पाते हैं या फिर कंप्लीटली डेवलप हो पाते हैं, और इस टाइम को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं। सो मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन्ड हो जाती है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, जबकि फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी 12 to 13 ईयर्स में आती है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ प्यूबर्टी। इन एजेस को हम एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। सो अब देखते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन चेंजेस के बारे में। सो हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज, यानी कि आर्मपिट्स और जेनिटल एरियाज में हेयर ग्रोथ होने लगती है, ऑयली स्किन हो जाती है और पिंपल अपीयर होने लगते हैं। सो गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जबकि बॉयज में थिक फेशियल हेयर्स का ग्रोथ होता है, साथ ही साथ पेनिस का एनलार्जमेंट और एरेक्शन होता है। सो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि दो टेस्टिस यानी कि एक पेयर स्क्रोटम के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस का एक पेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं, जैसे तुम इस फिगर में देख पा रहे हो। नाउ फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, यानी कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। इसी के साथ ये कुछ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। सेकंड पार्ट है वास डिफरेंस। सो वास डिफरेंस स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ पास करने में हेल्प करता है। थर्ड है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक कॉमन पाथ होता है जिसके थ्रू स्पर्म्स या फिर यूरिन बॉडी से बाहर निकलते हैं। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। इसकी बाहर की कवरिंग को पेनिस कहा जाता है। फोर्थ पार्ट है ग्लैंड्स। सो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये ग्लैंड स्पर्म्स में फ्लूइड या फिर लिक्विड ऐड करती है ताकि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। सो नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। सो सबसे पहले देखते हैं ओवरीज का क्या फंक्शन होता है। सो अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के दोनों ही साइड पर एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेयर ऑफ ओवरी कह रहे हैं। ओवरीज आर मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है या फिर ओवम को प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ ये कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। सो ये फैलोपियन ट्यूब रिसीव करती है द एग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी
एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस, यानी कि ओवरीज के थ्रू जो एग प्रोड्यूस होते हैं उसे फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है यूटेरस या फिर वॉर्म। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसका लोअर पार्ट सर्विक्स कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट है वजाइना। वजाइना अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। मेल स्पर्म्स वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पर्म्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द फीमेल वजाइना थ्रू द पेनिस बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और मेटिंग। सो फर्स्ट स्टेप में स्पर्म्स फीमेल वजाइना में पेनिस के थ्रू एंटर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन या फिर मेटिंग, जिसके बाद एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट स्टार्ट्स इमीडिएटली इन द फैलोपियन ट्यूब, जिसे प्रेगनेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये एम्ब्रियो नीचे आता है यूटेरस में और यहाँ पर ये एक ही लाइनिंग के थ्रू यूटेरस से एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि इसमें फिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। नाउ द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। नाउ एम्ब्रियो को मदर की ब्लड से बहुत सारे न्यूट्रिशन रिसीव होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ टिश्यू जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। ये ग्लूकोज के एक्सचेंज में, ऑक्सीजन के एक्सचेंज में या फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो ये अनबॉर्न बेबी होता है इसे हम फीटस कहते हैं। फीटस का डेवलपमेंट अबाउट 9 मंथ्स में कंप्लीट होता है और ये जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर एक फीटस डेवलप होता है इसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सो गेस्टेशन पीरियड के एंड में एक फुली डेवलप फीटस बॉर्न होता है और फीमेल के थ्रू इस बर्थ देने के प्रोसेस को हम पार्टुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, यानी कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सो जनरली एम्ब्रियो के लिए यूटेरस में एक थिक स्पॉन्जी लाइनिंग बन जाती है। लेकिन जब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सो इस लाइनिंग की कोई नीड नहीं होती है और ये जो लाइनिंग है यानी कि लेयर है ये ब्रेक हो जाती है और वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर हो जाती है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ और इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सो मेंस्ट्रुएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with the blood vessels in the form of vaginal bleeding or mucus is called menstruation और menstrual flow। इस साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल, सेक्सुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। अब देखते हैं मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल बैरियर मेथड। इस मेथड में फिजिकल डिवाइसेस का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स, डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स। सो ये डिवाइसेस प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड्स। इसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल ओरल पिल्स यानी कि टैबलेट्स या फिर वजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स के थ्रू बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज किया जाता है जिससे कि एग्स प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट है IUCD जिसका फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर टी। कॉपर टी भी फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करता है। It is placed by the doctors in the uterus। लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। सो इस प्रोसेस में सर्जरी के थ्रू मेल बॉडीज में वास्ट डिफरेंस के स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं, जबकि फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। मेल्स में इस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहा जाता है जबकि फीमेल्स में इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली हेल्दी हो, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, सोशली हो या फिर अपने बिहेवियर से हो ना। अब कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, जिसे हम STDs कहते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सो द डिसीजेस व्हिच स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन is known as STDs, यानी कि sexually transmitted disease। ये दो टाइप्स की हो सकती हैं, बैक्टीरियल एंड वायरल। गॉनरिया और सिफाइलस बैक्टीरियल डिसीज में आता है, जबकि वार्ड्स या फिर HIV एड्स वायरल डिसीजेस का पार्ट है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीज इजिली बॉडी में हो सकती है। नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, यानी कि किन किन चीजों से फैल सकता है। सो पहला है बाय हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन या फिर थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स यूज्ड फॉर इंजेक्शन। एंड फोर्थ है
थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इन 4 रीजंस की वजह से ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है। सो दीज डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स व्हिच प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस। सो अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक, जो कि है फीमेल फिटिसाइड। सो द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम्ब इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। सो एक फीमेल चाइल्ड को बर्थ से पहले ही किल कर देना फीमेल फिटिसाइड कहलाता है। सो हमारी कंट्री में प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बर्थ से पहले ही चाइल्ड का जेंडर जान लेना एक लीगल ऑफेंस है, यानी कि एक इलीगल एक्टिविटी है, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से सोसाइटी का सेक्स रेशियो बैलेंस नहीं रहता। सो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए और सेक्स रेशियो को बैलेंस रखने के लिए ये जरूरी है कि लोग एजुकेटेड हो और फीमेल फिटिसाइड या फिर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन वाली जो एक्टिविटीज है उनको अवॉइड करें। सो ये था कंप्लीट चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।